गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कुलदीप सिंह फिर से एक नई आपकी वीडियोस लेके आए हैं एसएसटी के ऊपर। पिछली बार अपन ने 2 चैप्टर्स कवर किए थे, 2 चैप्टर्स के एमसीक्यूज, जिसमें अपना पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म दोनों के एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें अपने 35 क्वेश्चंस लिए थे। आज उसी के आगे एक और अपन सिविक्स का चैप्टर लेंगे जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा वेटेज भी है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज इसके भी एमसीक्यूज कवर करेंगे और वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपको चैप्टर में भी बहुत कम खोजने में मिलता है और बाहर भी आपको बहुत कम मिलेंगे, इसलिए आज हम इसके ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इज, तो देखिएगा, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। यानी ऐसा कौन सा एक्ट है जहां पे काम करने के लिए इक्वल वेजेस और इक्वल वर्क के काम आता है? कौन कौन सा है? इक्वल पेमेंट एक्ट, इक्वल सैलरी एक्ट, इक्वल वेजेस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो इसमें से कौन सा एक्ट है? तो वो ज्यादा था कि जहां जितने आप काम करोगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। तो वो आता था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, जो हुआ था 1976 में। कब बना था? 1976 में बना ये एक्ट है। ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following countries has the highest representation of women in their national parliament? मतलब इसमें ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व, मतलब महिला ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्लियामेंट में बैठी हुई है अच्छे खासे परसेंटेज में। तो कौन सा कंट्री? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या स्वीडन? तो इंडिया में तो बहुत कम वेटेज में बैठी हुई है, बहुत कम मानते हैं अपन। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में अपन इंडिया में, चलिए नेशनल पार्लियामेंट हो यानी मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पे दोनों में वुमेन्स का एम्पावरमेंट बढ़ा हुआ है। अब और कौन सी कंट्री से? तो वो जो सबसे ज्यादा जहां पे हो रखा है वो है आपकी स्वीडन में, जहां सबसे ज्यादा महिलाओं को कहां मिलता है, वुमेन्स को कहां मिलता है, नेशनल पार्लियामेंट में जगह मिली हुई है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स द रिलीजन ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर एवरी। मतलब जो सेंसस होती है, जनगणना, पॉपुलेशन की काउंटिंग्स, जिसमें आपके हर रिलीजन का आ जाता है, हर कास्ट, कैटेगरीज, हर चीज को आप बार बार लिखते हो, तो वो कौन से कितने सालों में होता है? यानी सेंसस हर पहली बार सेंस हुआ तो कितने सालों का गैप होगा, फिर दूसरा सेंसस होगा, फिर तीसरा होगा, तो कितने सालों का गैप होता है बीच में? ठीक है, तो एवरी 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 2 ईयर्स? तो सिंपल सा ऑप्शन है जिसका आंसर है एवरी 10 ईयर्स। कितने में होता है? एवरी 10 साल में, हर 10 साल में सेंसस किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक थोड़ा सा इसी को घुमा के है जो क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। अब पहले जो बात हुई थी वो नेशनल पार्लियामेंट की हुई थी। किसकी हुई थी? नेशनल पार्लियामेंट की। वुमेन का कितना ज्यादा एंगेजमेंट, मतलब कितना एंगेज होती है, कितना पार्टिसिपेशन होता है। साथ साथ में अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेली लाइफ, जो पब्लिक लाइफ होती है, जहां पब्लिक के मुद्दे उठाए जाते हैं, मूवमेंट्स किए जाते हैं, अलग अलग जो आपकी पॉलिसीज होती है, सही है या गलत है, अलग अलग एक्ट्स, बिल्स होते हैं, उसके ऊपर महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन होता है वो किस देश में सबसे ज्यादा होता है? कि स्वीडन, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश? तो आप इन तीनों कंट्रीज को देख सकते हैं जहां पे महिलाओं का एम्पावरमेंट तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो सकता है। खाली इंडिया का आप देखो तो यहाँ पे वो ज्यादा मिल जाएगा, पर इन दोनों देशों में नहीं मिलेगा। लेकिन इन तीनों के मुकाबले सबसे ज्यादा किसमें होता है? आपके स्वीडन में ही होता है। किसमें होता है? स्वीडन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A system that values men more and gives them power over women is called। ऐसे सिस्टम को बताओ, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं जहां मेंस को ज्यादा पावर मिली हुई कंपैरिजन टू वुमेन्स? ठीक है, तो फेमिनिस्ट बोलते हैं। फेमिनिस्ट तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। कम्युनिस्ट भी नहीं, एक पार्टी के हिसाब से होता है। सोशलिस्ट, समाजवादी जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जो पार्टी आती होती है पेट्रियार्ची। कौन सा सिस्टम बोलते हैं उसको? पेट्रियार्ची सिस्टम बोलते हैं, जहां पे चाहे मर्द हो, ठीक है, मर्द को सबसे ज्यादा पावर्स मिलती है एज कंपेयर टू वुमेन, या वुमेन डोमिनेशन ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, महिलाओं का डोमिनेशन बहुत ज्यादा होगा इस लेवल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिफ्थ का, सी का, पेट्रियार्ची। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी, उसमें द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, सेक्स रेशियो मतलब महिला के ऊपर कितने वुमेन्स हर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी महिलाएं होती। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि भाई 1000 मेंस के ऊपर अगर मान के चलो तो कितनी वुमेन्स होगी, ये सेक्स रेशियो अपन बताते थे। ठीक है, वुमेन्स या चिल्ड्रंस। तो ये कहते थे उस टाइम पे अगर
2011 की अपन बात करें सेंसस की, तो उस टाइम पे जो सेंसस थी वो 919 मतलब 999 वुमेन्स पर थाउजेंड्स मेन के ऊपर, ठीक है, ये रेशियो बनता है सेक्स रेशियो। ओके, तो हर 1000 मेंस पे कितनी महिलाएं होती है? 919 वुमेन्स होती है। ओके, ये सेक्स रेशियो है किसके हिसाब से? 2011 के सेंसस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, यानी आपको गलत स्टेटमेंट को पकड़ना है। तो इट गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, एक रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस दे रखा है। आगे चलते हैं। इट इंश्योर द इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स विद रिलीजियस कम्युनिटीज, मतलब इन्होंने इक्वलिटी दे रखी है, मतलब समानता का अधिकार दे रखा है हर रिलीजियस के आदमी को। ओके, चलो ये तो ही है। इट प्रोवाइड्स ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम्स टू प्रोफेस एनी रिलीजियस, मतलब इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत आजादी, तो व्यक्तिगत आजादी किसी भी रिलीजन के लिए मिली हुई, मतलब एक इंसान दूसरे रिलीजन में जा सकता है, अपने रिलीजन को सही तरह से अपना सकता है, उसके अलग अलग काम कर सकता है। तो हाँ, ये भी मिला हुआ भाई, आर्टिकल 25-26 में आपको मिलती ही है। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं करना। प्रोहिबिट्स मतलब नहीं करना है, भेदभाव आपको बिल्कुल भी नहीं करना किसी रिलीजन में। तो भाई ये तीनों तो मिली हुई है, ये तीनों तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर गलत कौन सा है? फर्स्ट वाला। मतलब हमारे इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई हमारा देश कौन सा है? सेकुलरिज्म है। क्या है? हम बोलते हैं इसको सेकुलरिज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता। क्या बोला जाता है? सीधी सी बात होती है कि किसी भी धर्म को ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, हर धर्म बराबर है, चाहे हिंदू, मुसलमान हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियन हो, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, किसी को भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। तो ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इज रिफर टू, मतलब जो गांव में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन को गांव से शहरी क्षेत्र में जब शिफ्ट किया जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे? रूरलाइजेशन। रूरलाइजेशन मतलब अर्बन से गांव, शहर से गांव की तरफ, लेकिन हमसे क्या पूछा? गांव से शहर की तरफ, ठीक है। डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन मतलब आज तो डिजिटल दुनिया, डिजिटल वर्ल्ड है, तो यहाँ पर वर्ल्ड की बात ही नहीं हो रही। ओके, सेंट्रलाइजेशन, ये तो एक पावर होती है जहां पर सारी पावर किसके पास हो जाती है? सेंट्रल के पास हो जाती है। और तीसरा होता है अर्बनाइजेशन, तो बिल्कुल सही है, जहां क्या होगा? अर्बनाइजेशन मतलब रूरल पीपल, जो अपने गांव वाले लोग हैं वो किस में चले जाएंगे? अर्बन पॉपुलेशन में चले जाएंगे। ओके, ये शिफ्टिंग होती है, गांव वाले लोग कहां पे आ रहे? शहर में आ रहे। रूरल वाले लोग किस में आ रहे? अर्बन एरियाज में आ रहे, उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल लैंग्वेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से आपकी अलग अलग शेड्यूल्स होती है, 1 to 12 शेड्यूल्स बांट रखी है, जैसे अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, जैसे अपन बोलते हैं कि आर्टिकल 395 आर्टिकल्स होते हैं, जैसे अब तो इसमें ऐड हो चुके हैं लेकिन टोटल अलग बात है। तो 395 आर्टिकल्स है, अलग अलग 22 पार्ट्स होते हैं। उसी तरह से 12 शेड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? 12 शेड्यूल्स, अनुसूचियां, ठीक है। तो अनुसूचियां मतलब पहले शेड्यूल्स में क्या होता है, दूसरे शेड्यूल में क्या होता है। तो उसी तरह से 8th शेड्यूल में, कौन सा शेड्यूल्स में? 8th शेड्यूल में अलग अलग लैंग्वेजेस डाल रखी है, जो एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। मतलब आप एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनको ऑफिशियल माना हुआ है, भले हिंदी हो, संस्कृत हो, तमिल हो, उर्दू हो, इन सबको क्या मान लिया? ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब आप कहीं फॉर्म भरने जाते हो और आपके अपनी लैंग्वेज के लिए फॉर्म्स मिलता है, ठीक है, आपको कुछ हिंदी नहीं आती, आपको तमिल आती है, तो तमिल में भी आपको कुछ चीजों गवर्नमेंट्स के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन वो मिलेगा उसी भाषा में, ठीक है। तो आपकी भाषा के सहूलियत के लिए मिलता है। तो ये पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सी लैंग्वेज को इस शेड्यूल में डाला गया है, 8th शेड्यूल में, ठीक है। तो क्या राजस्थानी होगी? तो राजस्थानी तो भाई नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थानी कोई लैंग्वेज जनरली नहीं होती है। राजस्थानी में अलग अलग लैंग्वेज है, तो राजस्थानी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं बोली। भोजपुरी भी इतनी पुरानी लैंग्वेज नहीं है जिसको शेड्यूल लैंग्वेज में डाली जाए। गढ़वाली भी चलो ठीक है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाली को डाल रखा है। नेपाली आज से नहीं, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, इसलिए नेपाली लैंग्वेज को कहीं ना कहीं किसमें डाल रखा है? नेपाली कहते हैं वैसे बाहर की है, लेकिन बोली इंडिया में भी बजाती है कई बार। जो आपके बिहार या क्षेत्र है, उत्तराखंड क्षेत्र है, वहां पे नेपाली अच्छी खासी लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए उस लैंग्वेज को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दे रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following religions emerged from eastern India and spread in the several directions through intersecting points on the Silk Roads? मतलब इसने बोला कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा धर्म है जो आया था ईस्टर्न साइड से, ईस्टर्न इंडिया से, मतलब आपके जो नेपाल वापाल क्षेत्र है ना, थोड़ा सा इधर से आया, ठीक है, नेपाल बिहार के क्षेत्र से आया था और फिर धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में फैला और सिल्क रूट से ज्यादा फैलाया गया, यानी चाइना, तिब्बत, ठीक है। तो अपन जैसे धर्म देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी तो भाई अपने यहां से तो नहीं आया था, वेस्टर्न की तरफ से आया था, ईस्टर्न की तरफ से नहीं आया, ठीक है। बुद्धिज्म आया था ईस्टर्न की तरफ से, कैसा आया था, ईस्टर्न की तरफ से आया था। हिंदुइज्म का अपन कोई नहीं कह सकते भाई कोई ओरिजिन है, वो हर जगह से आया हुआ और बहुत पुराना धर्म है, इसलिए इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। और जैनिज्म भी अपन ये बोलते हैं कि भाई जो भी आया था ईस्टर्न की तरफ से आया था, पर इन्होंने बोला अलग अलग डायरेक्शन में फैला था, मतलब अलग अलग कंट्रीज में फैला था। तो देखो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो क्या तो ये होगा कि ये होगा, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में फैला नहीं था, एक ही जगह रह गया था। तो कौन सा बचा, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म मतलब सिल्क रूट के द्वारा चाइना में भी फैलाया गया, तिब्बत में फैलाया गया, ठीक है। आपके मलेशिया, कंबोडिया, अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देश में ये धर्म फैलाया गया, ठीक है। लेकिन स्टार्ट इंडिया से ही हुआ था, ठीक है। ये सारे जो तीन है वो आपके सबके इंडिया के, क्रिश्चियनिटी बाहर का है, जो क्रिश्चियन धर्म से होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस रिलीजन डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ, ठीक है। बोला जाता है कि जैसे जेंडर डिफरेंसेस बोला जाता है ना, जैसे मेल वुमेन, उसी तरह से ऑफिशियल रिलीजियस डिफरेंसेस भी बताया जाता है कि भाई धर्म के लेकर डिफरेंसेस, तो वो कहां पे बताया जाता है आपके ऑफिशियल में। तो ऑफिशियल में कभी भी पूछा ही नहीं जाता रिलीजियस डिफरेंसेस के लिए, पब्लिक में भी नहीं पूछा जाता है, ना पर्सनल में पूछा जाता है। ये कब स्टार्ट होता है, ये कब एक्सप्रेस हुई जाती है, जनरली पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस हो जाती थी। राजनीति में होता है ना भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव, धर्म भेदभाव, वो होता है, ओके। इसलिए बोलते हैं पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, है ना, वो चीज है। चलो अगला है कि विच एक्ट प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। अभी शुरुआत में हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सा था, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वही वापस थोड़ा सा रिपीट हो गया, पर हाँ भाई सब जितना काम मिलेगा उतने ही तनख्वाह मिलेगी, वो किसमें हुआ था, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में दिया गया, ओके। अगला क्वेश्चन, द शेड्यूल कास्ट आर कॉमनली नोन एज, मतलब इसमें से किसको शेड्यूल कास्ट में डाला गया है, सुपीरियर्स, ओबीसीज, आदिवासीज, ठीक है। तो देखो आदिवासीज को जिसमें डाल रखा है उसको हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। ओबीसीज तो खुद एक लैंग्वेज, ओबीसी तो खुद एक कैटेगरीज है। सुपीरियर्स मतलब थोड़े से जनरल कैटेगरीज में आ जाते हैं, ओके, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय। और दलित आते हैं शेड्यूल कास्ट में, किसमें आते हैं, दलित को हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट में आना। ये हमेशा रखना, किसमें, दलित को किसमें डाला गया, शेड्यूल कास्ट में डाला गया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका, डैश डिवीजन इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल, यानी इसको आप कर सकते हो तो यूनिवर्सल डिवीजन है, वो कौन सा है, मतलब हर जगह इसका डिवीजन तो होगा। तो हर जगह रेसिज्म का, मतलब काले गोरे का भेद होगा, नहीं हो सकता, हर जगह यूनिवर्सल नहीं है। कास्ट का हो सकता है कि हर जगह, भाई अपने इंडिया में होता है पर हर जगह नहीं होता है, बाहर के देशों में कास्ट कैटेगरीज होती ही नहीं है, ठीक है। नहीं रिलीजन्स का, भाई रिलीजन का होगा लेकिन हर देश में नहीं हो सकता है। लेकिन हर देश में जेंडर डिवीजन तो होता ही हुआ है, मेल फीमेल का होता है कि नहीं होता है। मेल को इतनी ताकत मिलनी चाहिए, फीमेल की इतनी ताकत मिलनी चाहिए, इतना पावर मेल के पास होना चाहिए, इतने सीट्स फीमेल्स के पास होना, इतना रिप्रेजेंटेशन मेल के पास होना चाहिए, इतना रिप्रेजेंटेशन फीमेल के पास होना चाहिए। ये होता है कि नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जेंडर डिविजन्स हर देश में या हर यूनिवर्सल है, मतलब सबके पास, हर देश में ये होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनल पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ। कम्युनल पॉलिटिक्स एक रिलीजन के ऊपर चलता है, वो कौन सा आइडिया, ठीक है, उसका प्रिंसिपल बेसिस क्या है, ये पूछा गया। तो क्या पॉलिटिक्स होगा, तो पॉलिटिक्स तो नहीं, पॉलिटिक्स में सब होता है। कल्चरल कम्युनिटी, कल्चरल अलग अलग होता है, ओके। इकोनॉमी तो अलग ही हो गया, पर हाँ सोशल कम्युनिटी में देख सकते हैं कि यही आता है, सोसाइटी में ही हम पूछते हैं किसकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम जेंडर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम कास्ट की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम रिलीजन की बात भी करते हैं। तो रिलीजन जो मुद्दा होता है वो कौन सी कम्युनिटी का होता है, सोशल कम्युनिटी का होता है, ठीक है, प्रिंसिपल बेसिस होता है सोशल कम्युनिटी का, ओके। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, व्हाट इज द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब बताया कि भाई अलग अलग पॉपुलेशन परसेंटेज बनते हैं ना, तो बताओ कि भाई जब 2011 की जनगणना हुई
तो उसके हिसाब से शेड्यूल कास्ट की पूरे इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, यानी सबको मिला के शेड्यूल कास्ट में कितना होगा। तो 16.2, 36.6, 26.3 या 16.6, ठीक है। तो वो अगर आप सही तरह से देखें तो उस टाइम की पॉपुलेशन थी 16.6। कितनी पॉपुलेशन है? 16.6, इतनी पॉपुलेशन उस टाइम पे थी। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोस प्रैक्टिसाइज्ड बाय देयर एंसेस्टर इज रिफर्ड टू। मतलब पहले जब मैं कहते थे कि भाई जैसे मेरे पापा कुछ खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद अब मैं आया हूं, अब खेती बाड़ी करना है तो मैं कुछ नई ऑक्यूपेशन लाऊंगा, ठीक है। मतलब ऑक्यूपेशन मतलब एक अलग धंधा, जैसे मेरे पापा किसानी करते थे, अब मैं टीचर बना, तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो उस चीज को या उस जो रेफर करते उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये पूछा गया। ओके, तो जनरेशन मोबिलिटी, तो जनरेशन मोबिलिटी तो कैसा होगा भाई, सोच की बात होती है, वो होता है जनरेशन। भाई एक बात है एंसेस्टर मोबिलिटी, नहीं, एंसेस्टर का क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे हुई, वो बात होती है। शिफ्टिंग मोबिलिटी, शिफ्टिंग मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह करना, बस ये होता है शिफ्टिंग मोबिलिटी। लेकिन यहां पे बात हो रही ऑक्यूपेशन की, किसकी हो रही है? ऑक्यूपेशन की। तो सीधा साधा क्या बात आएगी? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। In which one of the following regions is the participation of women in public life the highest? ठीक है, कौन सी कंट्रीज में होगा, यानी कौन सा ऐसा रीजन है, ठीक है। तो जनरली वो रीजन है जहां पे एक तरह से वेस्टर्न कल्चर भी चलता होगा, ठीक है, और वो कल्चर है जहां पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक टेम्परेचर के साथ कोल्ड फेज ज्यादा होता है। क्या होता है? कोल्ड फेज ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं वो नॉर्डिक कंट्रीज होती है। कौन सी कंट्रीज होती है? नॉर्डिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक लाइफ स्टाइल में, पब्लिक लाइफ कल्चर्स में, पब्लिक इवेंट्स में वुमेन्स ज्यादा सामने आती है बाकायदा में। ओके, अगला, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, इंडिया में जो सीट्स रिजर्व होती है वुमेन्स के लिए, ओके, तो वो कहां है? लोकसभा में है, पंचायती राज बॉडीज में है, कैबिनेट्स में है, ठीक है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में सीट्स का बात हुई नहीं है, जिसका हो उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा सीट्स की बात नहीं हुई है। वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पर कितना मिलना चाहिए ये कोई बात नहीं हुई। कैबिनेट्स में बात नहीं होती, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सा लिख रखा है कि पंचायती राज बॉडीज में, किसमें? पंचायती राज बॉडीज में 1/3, कितना? 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होगी? वो होगी वुमेन्स के लिए। किसके लिए रिजर्व होगी? 1/3 सीट्स, यानी हर तीसरी सीट किसके लिए रिजर्व होगी? भाई 3 सीट से तो इसके 1 सीट किसको मिलेगी? वुमेन्स को मिलनी ही चाहिए। ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो किसके लिए बॉडीज फिक्स होती है? पंचायती राज बॉडीज में महिलाओं की सीट्स फिक्स कर रखी है। ओके, नैकर एक पुराना राइटर था, ठीक है। तो नैकर एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टेब्लिश ए सोसाइटी इन विच, मतलब नैकर ने जिसके लिए लड़ा वो कौन सी इसमें से कौन सी स्थिति या किसके लिए लड़ा, किस चीज के लिए लड़ा? तो कास्ट इक्वलिटीज आर नॉट गिवन इंपोर्टेंस। ये बोलता था कि भाई कास्ट इक्वलिटीज को इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है, तो इसके लिए नहीं होगा। कास्ट इक्वलिटीज आर एब्सेंट, कास्ट इक्वलिटी मतलब जो कास्ट इक्वलिटी है ना सबके साथ, वो एब्सेंट है। कास्ट इनइक्वलिटीज आर प्रेजेंट, कास्ट इनइक्वलिटीज प्रेजेंट है, या फिर कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई अपने यहाँ पे, ठीक है, नेकर जो एडवोकेट करा था सोसाइटी में जो एस्टेब्लिश करना चाहता था, तो उसने जो बात करी थी वो किसके लिए करी थी या किसके लिए वकालत करी थी? उसने करी थी कास्ट इनइक्वलिटीज के लिए। किसके लिए? जो कास्ट है उनमें सब इनइक्वलिटी है, इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। और ये बोला कि भाई कास्ट इनइक्वलिटीज पूरी पूरी एब्सेंट है। अब यार एक तो इनइक्वलिटी भी आ गई, एक एब्सेंट की बात हो गई, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। तो पहली तो बात है कि भाई जो अपना सोसाइटी है, हाँ भाई कास्ट तो है, लेकिन अगर कास्ट इनइक्वलिटीज आर एब्सेंट है तो इसका सीधा सा मतलब है कास्ट इक्वलिटी है, ठीक है। मतलब सब कास्टों को बराबर मिला हुआ है, हर एक चीज को सोसाइटी में बराबर चीजें मिलती है। तो जिसके लिए लड़ा था वो किसके लिए लड़ा था? इसके लिए लड़ा था कि भाई ये चीज एब्सेंट है और कास्ट इक्वलिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है, वो चीज। तीसरी बोला दिस प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीजन। कौन सी प्रॉब्लम बिगिन होती है? जब रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। जब कौन सी आपदा स्टार्ट हो जाती है? जब यह माना जाता है कि रिलीजन क्या हो गया, रिलीजन उस सोसाइटी का बेस है। तो कौन सी होती है? कम्युनलिज्म, सोशलिज्म,
फेडरलिज्म या सेकुलरिज्म, इनमें से कौन सा होगा ये बताओ आप, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो चीज तो होगी। देखो सेकुलरिज्म होती है धर्म निरपेक्षता, धर्म की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है, तो वो एक बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो स्टार्ट होती है कम्युनलिज्म में। किसमें होती है? कम्युनल पार्टीज आती है, कम्युनल पॉलिटिक्स आता है, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग सिद्धांतवादी आते हैं जो ये बात करते हैं कि भाई एक रिलीजन का होना सही नहीं है, ठीक है, वो चीज है। तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म की बात होती है। ओके, अगला है आपका, ठीक है, वो चीज अपन देखते हैं, ठीक है। तो आपकी जो चीजें है वो कम्युनलिज्म में बराबर होगी, ठीक है, धर्म की बात खत्म कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेप्ट्स, मतलब नेशंस के सबसे निचले स्तर में है, इनमें से कौन सी चीज के लिए, ठीक है, मतलब अलग अलग इसलिए बनाए जाते हैं, जैसे मान लो खाने के लिए, एंगर के लिए, हैप्पीनेस के लिए, तो अलग अलग लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो उन लिस्टों में इंडिया बहुत नीचे है, वो कौन सा है ये पूछा गया। ओके, तो द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल्स, रेशियो ऑफ मेल और फीमेल की बात हो रही, भाई मेल ज्यादा है, फीमेल कम है, फीमेल ज्यादा है, मेल कम है, ऐसा कोई रेशियो की बात होती है। लिटरेसी, साक्षरता, इसकी बात होती है। मेन शेयर्स इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 10%, इसकी बात होती है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, मेन शेयर्स का तो भाई 10% छोड़ो, बहुत ज्यादा है, 90-80% तक है। और वुमेन शेयर्स इन द इज लेस देन 5%, मतलब वुमेन शेयर का स्टेट असेंबली में शेयर 5% से भी लेस है। तो भाई इस चीज में इंडिया बॉटम में है, भाई बहुत कम है वुमेन्स का शेयर स्टेट असेंबलीज में, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अगर बताया जाए भाई कितना शेयर है तो इंडिया का बहुत कम आता है, इसलिए बहुत नीचे स्तर पर इंडिया को रखा गया उस लिस्ट में जहां पे महिलाओं का प्रतिभागी या महिलाओं का पार्टिसिपेशन किसी भी स्टेट असेंबलीज में बहुत ज्यादा कम है। कम कितना? 5% से भी कम। तो कहीं ना कहीं तो बात आती है भाई इतना कम कैसे हो सकता है। ओके, वो चीज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पेट्रियार्चल सोसाइटी। तो पेट्रियार्चल मैंने बोला था कि जहां मेल डोमिनेशन हो, यहां पे मर्द का दबाव, ठीक है, पूरा दबदबा किसका हो? मर्दों का दबदबा हो, जिसे हम बोलते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी बोलते हैं? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना ये कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लिबरल फेमिनिस्ट। ठीक है, मतलब फेमिनिस्ट के बारे में अच्छी तरह से, आजादी की तरह से बात करने वाला इनमें से कौन नहीं था। ठीक है, तो जैसे एक तरह से बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन सबसे पहला जो नाम आता है वो जो नहीं था, ठीक है, और नहीं थी मतलब वो थी आपकी शुलामित फायरस्टोन, जिसे बोलते थे रेडिकल फेमिनिस्ट। क्या बोलते थे इसको? रेडिकल फेमिनिस्ट। कहीं ना कहीं ये मतलब महिलाओं के लिए बात करना और महिलाओं के लिए अलग तरह से बात करना, दोनों में फर्क होता था। तो ये पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में तो बात करती थी, लेकिन कंप्लीटली नहीं, पूरी पूरी आजादी के साथ नहीं कर पाती थी, इसलिए बोलते थे कि भाई थोड़ी सी रेडिकल फेमिनिस्ट थी। कैसी थी? रेडिकल फेमिनिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, व्हाट इज द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। बोला गया है कि भाई 2011 के हिसाब से कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी थी जब पॉपुलेशन हुई, तो 29%, 100%, 100% तो होनी सही, 33% या फिर 54%। 100% यूं नहीं हो सकती, क्योंकि गांव की महिलाएं ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकती है। ठीक है, कुछ कुछ अलग चीजें होती है, अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, अलग अलग कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है जो नहीं पढ़ सकती। लेकिन फिर भी इंडिया ने अच्छा किया है, ज्यादा बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 54% लिटरेसी रेट थी। कितनी थी? करीबन 54% वुमेन्स लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। हम क्या बोलते हैं, कितनी रेट थी? 54% लमसम लिटरेसी रेट, मतलब इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। कितनी थी? 54% पढ़ी लिखी महिलाएं थी। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं मान सकते। इंडिया लिटरेसी रेट हम इसको मानते हैं, ठीक है, 54%। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, हाँ, When we speak of gender division, we usually refers to, जब भी हम जेंडर डिवीजन की बात करते हैं, महिलाएं, मर्द और महिला के बीच में डिवीजन की बात करते हैं, तो हम किसका ज्यादातर हम करते हैं कि अब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन्स इन डेमोक्रेसी। तो क्या महिलाओं को वोट पाने का अधिकार नहीं मिलता? तो ये तो गलत होगा, होता है हमारे यहाँ पे। अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय सोसाइटी टू वुमेन्स एंड वुमेन। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन कह सकते हैं कि भाई
मैन के लिए ये दे रखा और वुमेन के लिए ये काम दे रखा, तो दोनों को हम मान सकते हैं अनइक्वल, मतलब बराबर समानता नहीं है दोनों में। तीसरा होता है बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, ये भी हम थोड़ी सी बात नहीं करते। और इनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो ये भी बात नहीं कर सकते। तो ये दोनों तो नेचर के हो जाता है, नेचुरल है, ठीक है। और ये होता ही नहीं है क्योंकि वोटिंग राइट्स मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय सोसाइटी टू वुमेन एंड वुमेन, मतलब जो समाज ने मेन के लिए ये काम दिया और वुमेन्स के लिए ये काम दिया, तो ये अनइक्वल वे में काम होता था। तो सेक्स जेंडर डिवीजन के हम ये कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डैश डिवीजन इज यूनिक टू इंडिया, मतलब इंडिया को जो एक यूनिकनेस बनाता है उनमें से कौन सा डिवीजन है। तो जेंडर डिवीजन की अपन ने बात करी तो जो यूनिवर्सल है, मतलब हर देश में होता ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं रिलीजियस की हम बात करते तो रिलीजियस भी कुछ देशों में तो होती है, इंडिया में भी है, लेकिन अलग अलग देशों में भी होता है। इकोनॉमिक डिवीजन तो नहीं, पुअर रिच पुअर तो हर देश में होता है, कोई ज्यादा अमीर होता है तो कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है। लेकिन कास्ट डिवीजन, जाति पाति में भेद, वो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो कास्ट डिवीजन इज यूनिक टू, ये इंडिया को थोड़ा सा यूनिक बनाता है, इंडिया को सबसे अलग हट के बनाता है, वो है कास्ट डिवीजन। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज the political leaders were compelled to gear up to the task of mobilizing and securing political support due to, मतलब पॉलिटिकल लीडर्स जनरली अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गेयर अप करते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए, तो किस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। ओके, सबसे पहले बोथ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड प्रिंसिपल ऑफ 1% 1 वोट, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी होना चाहिए, मतलब हर किसी को जो 18 साल से ऊपर है, हम इसको बोलते हैं जो 18 प्लस है उसको वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। और साथ साथ में 1% 1 वोट, ये भी ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18% की बात, तो 1% 1 वोट की बात ये कह नहीं रहे, तो ये भी मान सकते हैं। प्रेशर बाय द वोटर्स का प्रेशर होता है, तो ये तो ही नहीं सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ 1% 1 वोट, तो हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें, पावर ऑफ अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि एक बंदा एक ही वोट रहता है इसके पास, ठीक है। एक वोट की बड़ी कीमत होती है, तो 1% एंड 1 वोट, तो इस चीज को बहुत ज्यादा गेयर करते हैं कि भाई हर किसी को वोट डालना चाहिए और हर वोट कीमती है, हर पर्सन का वोट कीमती है। इस चक्कर में ये दोनों प्रिंसिपल्स यहां होते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हेन पीपल से दैट ए कास्ट इज ए वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, कहते ना भाई जाति पाति में कोई पार्टी आती है कि भाई इस चीज में इस जात का हूं तो मुझे इस जात के ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो कास्ट का एक वोट बैंक है किसी भी एक पार्टी के लिए, ठीक है। तो इट यूजुअली मींस दैट, मतलब इसका सही से मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट डज नॉट वोट फॉर दैट पार्टी, मतलब बहुत सारे वोटर्स उसी कास्ट के क्या उस पार्टी को वोट नहीं करते, पहली बात तो ये। तीसरी बात, वो सब वोटर्स उसी पार्टी को वोट करते हैं। तीसरा, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द वोटर्स इररेस्पेक्टिव कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी, मतलब कुछ करते हैं और कुछ नहीं कर पाते, या फिर कुछ समझते ही नहीं है। और ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम ऑल द कास्ट वोट फॉर दैट पार्टी, मतलब सब कास्ट से अलग अलग, जैसे कहते हैं ना भाई हाँ इतना आ गया इतना आ गया, तो ये कह सकते हैं कि हाँ इतना आ सकता है, ठीक है। पर हमने कहा कि भाई जब मान लो कोई जाट आदमी है, ठीक है, जाट है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक है, तो अलग अलग खड़े हुए, तो कोई बोल रहा है कि भाई मैं ब्राह्मणवादी से हूं तो मुझे ब्राह्मण लोग वोट करे, कुछ बोला भाई राजपूत वोट बैंक मेरे पास अच्छे कहते हैं तो राजपूत लोग मुझे वोट करने चाहिए, तो जनरली लोग उस भी वोट करते भाई अपने ही, कहते ना भाई अपनी जात का कोई बंदा खड़ा हो तो उसको वोट करना। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही मतलब होता है वो होता है ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम दैट कास्ट, मतलब अगर जाट का है तो जाट का करेगा, ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण का सबसे ज्यादा करेगा, तो इसको बोलते हैं वोट बैंक, क्या बोलते हैं, कास्ट वोट बैंक फॉर वन पार्टी। ओके, ये चीज होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स का रोल प्ले करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को आगे खड़ा करना उस समाज में, क्या नए नए तरह से वो अपना काम कर सके, वुमेन्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके इस सोसाइटी में, उसको हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसमें से सबसे बेहतर कौन सा होगा, प्रमोटिंग सुपरियरिटी ऑफ वुमेन ओवर वुमेन। ये तो अपन कम मान सकते हैं कि भाई मर्दों के ऊपर वुमेन को रख दिया जाए, भले इक्वल रखो पर एक दूसरे के ऊपर मत रखो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स फॉर वुमेन्स, ये अपन थोड़ा सा मान सकते हैं कि भाई जितने मर्दों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मतलब जितनी उनको बोलते हैं कि भाई ये भी विकल्प है और ये भी ऑप्शन है, आप ये भी करो वो भी करो, कुछ भी कर सकते हो, तो मेंस को जितनी मिलती है उतनी वुमेन्स को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। लिमिटिंग द राइट्स ऑफ मेन इन ऑल स्पेयर्स, वुमेन्स को दे रहे हो
तो मेंस की लिमिट कर दो। तो ये तो नहीं हो सकता है भाई आप जितने वुमेन्स को दोगे उतने मेंस को भी देना चाहिए। और इनकरेजिंग मैन टू टेक लीडरशिप रोल्स, और मैन को बोलो तुम लीडर्स बनो। तो हम यहाँ बात वुमेन्स की कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या दो, सारी वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो एंड राइट्स फॉर वुमेन, जिस सोसाइटी में वो रह रही है, ठीक है, मर्दों के साथ जिस सोसाइटी में वो रह रही है, जहां वुमेन्स को मेंस को इतने सारी अपॉर्चुनिटीज है अलग अलग पेशे में जाके काम करने के, अलग अलग ऑक्यूपेशन के जाने के काम करने की, भले डिफेंस हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में वुमेन्स को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उतने ही अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं हाँ भाई हम किस फील्ड में हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win elections in the parliament। हर कैंडिडेट और पार्टी चाहती है कि वो अपनी, कहते हैं ना भाई, अपने समाज के, अपने कास्ट के, ठीक है, यानी अपनी कम्युनिटी के लोग को ज्यादा से ज्यादा लाया जाए ताकि वो किसी पार्लियामेंट में अच्छा खासा बैठ सके, ठीक है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, द फोकस ऑफ द पार्लियामेंट इज कास्ट एंड नथिंग एल्स। जब पार्लियामेंट में बहुत सारी एक कम्युनिटी आ गई तो क्या पार्लियामेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी पे होगा, किसी और पे नहीं होगा, ये हो सकता है। और दूसरा, ऑल द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्रीज हैव ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। क्या यह हो सकता है कि जितने भी, यानी जितने भी पूरे देश में जितने भी इलेक्शन हुआ, जितने भी सिटीज में इलेक्शन हुआ, वहां पे सिर्फ एक ही सिंगल कास्ट का आदमी खड़ा होकर जीत गया, ये कह सकते हैं। दूसरा, इट डज नॉट सीक देयर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल, मतलब वो किसी भी पीपल्स के लिए काम नहीं कर सकते, ये हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन आपका, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्रीज हैज ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ 7 सिंगल कास्ट। या फिर ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी, ठीक है, किसी भी बंदे को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को किसी एक कास्ट की में सीट नहीं मिल सकती। तो ये अपन मान सकते हैं कि भाई मान लो किसी भी बंदे ने या किसी भी पार्टी ने या किसी भी पूरी जैसे बीजेपी या कांग्रेस है, तो उन्होंने एक ही कास्ट को लेके पूरी क्या बोला कि भाई इस कास्ट, ये कास्ट के लोग ज्यादातर है तो इस पर ज्यादा वोट मिलने चाहिए। तो क्या उस बेसिस पे उनको वोट मिलेंगे? तो जनरली नहीं मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री, यानी किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब रीजन, मतलब उदयपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें से कौन सी भी किसी भी एक कास्ट बेसिस पे नहीं बनती है, वो उनके काम पे बनती है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, किसी भी एक सिंगल कास्ट की कोई भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, ये बात होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीडिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ द कास्ट हायरार्की, मतलब जो कास्ट हायरार्की कास्ट से कास्ट चलती गई, कास्ट से कास्ट चल गई, उसका सबसे बड़ा ब्रेकडाउन क्या रहा है, ये पूछा गया कि ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई, ठीक है भाई, पहले बोलते थे जमींदारी, तो जमींदार का बेटा जमींदार, राजा का बेटा राजा था, तो ये कास्ट हायरार्की चलती है। अब इसको खत्म करना है, ब्रेकडाउन करने में किसका सबसे ज्यादा हाथ रहा है? तो क्या पढ़ाई लिखाई का, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई हो सकता है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, मतलब लोग गांव छोड़ के शहरों में ज्यादा है, तो ये भी हम मान सकते हैं कि जितना शहर में आएंगे, जितना वो ज्यादा खुलेंगे, इनको ज्यादा चीजें पता चलेगी, मॉडर्नाइजेशन होंगे, तो ये कास्ट हायरार्की वैसे भी टूटेगी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, मतलब एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन शिफ्ट होना, मतलब जो किसान था, पापा किसान थे तो बेटे कुछ और बने, कुछ नया लाने की कोशिश करी, क्योंकि वो इस फील्ड में नहीं रहना चाहता था, ना ही उस हायरार्की में, हायरार्किकल सोसाइटी में रहना चाहते थे। तो हाँ, ये भी हम मान सकते, तो हम मानेंगे भाई हाँ, ये तीनों ही कहीं ना कहीं ये कहते हैं, ये तीनों ही जिम्मेदार है ब्रेकडाउन ऑफ द कास्ट हायरार्की। इसको हम बोलते हैं ऑल ऑफ दिस, क्या बोलेंगे, तीनों ही क्या है, जिम्मेदार है कास्ट हायरार्की को तोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, मतलब पहली बार 12% पहुंच गई थी कौन से लोकसभा के इलेक्शंस में, ठीक है भाई, लोकसभा का इलेक्शन होता है तो 12%, यानी लोकसभा के इलेक्शन में करीबन महिलाएं 12% पार्लियामेंट में बैठी थी, ठीक है। तो वो इलेक्शन हुआ था 2014 में, कौन सा हुआ था, 2014 में हुआ था, ठीक है। 2014 का जब इलेक्शन हुआ था, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, जैसे हम बोलते थे पहले यूपीए की सरकार थी, फिर एनडीए की सरकार उस टाइम पे आ चुकी थी, तो इस टाइम करीबन 12%, ठीक है, 12% हो गया था किसका, इलेक्टेड वुमेन, ठीक है, करीबन 12% इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स आई थी। ओके, अगला, अब बात होगी अपर कास्ट हियर मींस दोस हु आर नॉट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अपर कास्ट का मतलब क्या है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम ओबीसी बोलते हैं, तो ये इसमें आती नहीं है, ठीक है। अदर कास्टेस, ठीक है,
शेड्यूल कास्टेज या शेड्यूल टाइप्स, यानी इसमें से कौन सी आती है? तो देखो शेड्यूल कास्ट में 3 तरह की होती है, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। तो यहाँ पे एससीज भी आ गई, एसटीज भी आ गई, ठीक है। तो हम मान सकते हैं भाई अदर कास्ट में, मतलब जैसे इसमें आ गए जनरल्स में आ गए, ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, ठीक है, बड़ी बड़ी कास्ट आ गए, तो उसको हम बोलते हैं अदर कास्ट। इसमें किसमें आएंगे? अदर कास्ट, जैसे हम जनरली फॉर्म करते हैं जनरल्स में। किसमें करते हैं? जनरल्स हम लिखते हैं इसमें, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, Dash is an important source of economic inequality because it's regulated access to resource of various kinds। मतलब ये ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के लिए, मतलब रिच पुअर के लिए, ठीक है। क्यों होता है? कि क्यों पहले के टाइम पे जो रिच होते थे वो एक कहीं ना कहीं एक ही कम्युनिटी के लिए होती थी, एक ही कास्ट के लिए होती थी। जैसे हम मानते थे पहले के टाइम में ब्राह्मण क्षत्रियों के पास ज्यादा से ज्यादा धन या ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक्स होती थी, धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिस तो वही था, ठीक है। तो ये पूछा कि भाई वो क्या कारण है जहां पे अनइकोनॉमिक इक्वालिटी बिगड़ी बनी हुई थी, क्या सोर्स है वो? तो हम मान सकते तो वो जो सोर्स था वो था कास्ट, ठीक है। कास्ट कैटेगरी के हिसाब से सबसे ज्यादा जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय के पास बहुत ज्यादा कैसे थे धन, प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे जमींदार सब बोलते थे तो जमीनें खूब सारी थी, जागीरदार जिनके पास बहुत सारी जागीरें थी, तो कहीं ना कहीं वो कास्ट कैटेगरी से बनी हुई थी। क्षत्रियों के पास बहुत सारी थी, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर कास्ट है उनके पास ज्यादा थी और लोअर कास्ट के पास बहुत ज्यादा कम थी। वो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उसमें बसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इक्वालिटी जो सोर्स था वो कौन सा था? कास्ट था, ओके। तो आज जिस अपन ने जिन चैप्टर्स को उठाया, जिस टॉपिक को उठाया, जेंडर, रिलीजियस एंड कास्ट, उसके करीबन अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड पैटर्न के हिसाब से काम में भी आएंगे, ठीक है। और कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठ के आएगा, तो एक बार इन चीजों को वापस देखना। नए नए वीडियोस और लेक्चर्स इस चैनल पे आते रहते हैं आपके, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, ठीक है। एसएसटी के 3 लेक्चर्स आ चुके, अभी और जितने भी चैप्टर्स है 20 या 22 चैप्टर्स है, हर एक का एमसीक्यूज आएंगे, फिर धीरे धीरे फिलअप्स आएंगे, ठीक है, फिर वन वर्ड्स भी आएंगे। इन सब के क्वेश्चंस हम करेंगे डे टू डे, ठीक है। तो देखते रहना और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब जो भी करना करते रहना, ओके। थैंक यू।